नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 23 अक्टूबर 2024 की प्रातः वेला पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि उत्तराखंड में भी की सबसे प्रतिष्ठित विधानसभा सीट केदारनाथ में उपचुनाव 20 नवंबर को होने हैं। अभी जो झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों की विधानसभाओं के साथ जो कई विधानसभाओं के उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की, उनमें केदारनाथ भी एक चर्चा का विषय से इसलिए रहा जिस ढंग से अयोध्या से लगी हुई लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद उत्तराखंड देवभूमि कहे जाने वाले, जहाँ डबल इंजन की सरकार कई सालों से है, वहाँ की सबसे प्रतिष्ठित सीट समझे जाने वाले भगवान बद्रीनाथ के नाम क्षेत्र में बसे हुए बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक मुंह की खाने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। उत्तराखंड देवभूमि की प्रतिष्ठित विधानसभा सीट केदारनाथ में होने वाले 20 नवंबर को उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जो अभिशाप बनना है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ भारतीय का सनातन धर्म का ध्वजवाहक, एकमात्र ध्वजवाहक कहते हैं, और वो सनातन धर्म के शीर्ष तीर्थ स्थलों से लगी हुई विधानसभा लोकसभा सीटों में पराजय का सामना करना पड़ रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी जनता की नज़रों में कटघरे में खड़ी हो गई। इस हार से उबरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में पूरी तरह से लामबद्ध हो चुकी है। किस प्रकार से उसने अपने 4 महत्वपूर्ण मंत्री सतपाल महाराज से लेकर तमाम 4 मंत्रियों को वहाँ पर नियुक्त कर रखा है कि वो जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनाव में विजय श्री दिलाने की कृपा करें। मुख्यमंत्री धामी जहाँ एक तरफ एक के बाद एक हार के बाद उनकी प्रतिष्ठा भी, हालांकि उनकी प्रतिष्ठा जनता में ना के बराबर है। जनता को ये समझाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी आला कमान मोदी और शाह के ही भरत हैं। उन्हें तो विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने पराजित करा दिया था। उसके बाद भी मोदी ने अपना विश्वास उन पर प्रकट करके जिस ढंग से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उससे भारतीय जनता पार्टी की लोकशाही में किरकिरी हुई। ये लोकशाही के लिए स्वस्थ निशान नहीं माने जा सकते। तो ये जो चीज़ें हैं कि अब देखना ये है कि जो 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में के लिए जो 22 अक्टूबर कल ही यहाँ आचार संहिता लग गई, यहाँ पे अधिसूचना जारी हो गई केदारनाथ उपचुनाव की, और 29 अक्टूबर को नामांकन की तिथि रखी गई है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 4 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभाओं के साथ अन्य 2 लोकसभा वार्नर और ये नांदेड़ लोकसभा के चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं सहित कई विधानसभाओं के में हुए उपचुनाव का भी परिणाम है। इसमें केदारनाथ की विधानसभा क्षेत्र की 90,540 मतदाता, जिसमें से 44,705 पुरुष मतदाता और 46,775 महिला मतदाता सभा। केदारनाथ विधानसभा
में बहुत सर्विस वोटर जो हैं 2949 सर्विस वोटर हैं। केदारनाथ विधानसभा को में 10,192 विकलांग हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 641 मतदाता हैं और इसके साथ 18 से 19 साल के उम्र में नौजवान जो पहली बार मत दे रहे हैं वो 2441 मतदाता हैं। उपचुनाव में केदारनाथ को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए 2 जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार से ये केदारनाथ विधानसभा की आइए एक नज़र डालते हैं केदारनाथ विधानसभा की सीट के इतिहास पे। इस सीट पे 2002 में भारतीय जनता पार्टी की आशा नोटियाल चुनाव जीती और 2007 में भी आशा नोटियाल जीती, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के इन चुनाव में भी दावेदार हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। परंतु एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के से टिकट न मिलने पर विद्रोही रूप में जो चुनाव लड़ा वो उनकी दावेदारी को कमज़ोर करता है। हालांकि यहाँ पे ये तर्क दिया जा रहा है कि वो एकमात्र ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, जबकि अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दूसरे भी एक प्रत्याशी यहाँ पे अजय कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल को भी उतारने का और चंडी प्रसाद भट्ट और को भी दावेदारी कर रहे हैं। अजय कोठियाल और चंडी प्रसाद भट्ट और आशा नोटियाल के बाद आशा नोटियाल केवल ये कह रही है कि महिला जनप्रतिनिधि थी, विधायक थी, उनके निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई इसमें महिला की दावेदारी मजबूत होती है। पर वहीं यहाँ पे मजबूत दावेदारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी में और इस क्षेत्र की विधानसभा में सबसे मजबूत दावेदार समझे जाने वाले कुलदीप रावत ने इस दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कोई सीट ये महिला पुरुष में नहीं है, अगर है तो फिर पुरुषों के लिए नोटंकी क्यों की जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की दावेदारी उचित नहीं है कि महिलाओं के लिए ही होगी, पुरुषों के लिए ही होगी, कि ये एक जनरल सीट है। जनरल सीट में और जो भी योग्य उम्मीदवार पार्टी ये चाहती है कि जो चुनाव जीत सके उसको कुलदीप रावत ये हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और उन्होंने जिस ढंग से 2 चुनाव में 22 और 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के पसीने छुड़ा दिए थे, बहुत कम मार्जिन से वो पहले 2017 के चुनाव में हारे थे। तो ये एक स्थिति है उनकी दावेदारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चयन करने वालों की पसीने छूट गए हैं। पसीने इसलिए छूट गए हैं कि वहाँ कुछ लोग ये चाहते हैं जातीय मानसिकता से और वरिष्ठ कार्यकर्ता की मानसिकता से और अपने रिश्तों की मानसिकता से चाहते हैं कि आसान नोटियाल बने। कुछ लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है, जो दिवंगत जनप्रतिनिधि होता है उसके उपचुनाव में उसके परिजनों को दी जाती है। तो इसलिए ये सीट पर जो शैला रानी रावत जी की बेटी थी उस उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत को यहाँ पे प्रत्याशी बनाकर सहानुभूति वोट लिया जाए। तो इस प्रकार के विचारधारा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो महत्वपूर्ण दावेदारी की जा रही है वो ये कुलदीप रावत हैं, जो जीतने वाले आम जनता में जो सुख दुख में साथ देते हैं, जो केवल वर्तमान चुनाव के समय ही सामने नहीं दिखते हैं अपितु वो कोरोना काल से लेकर और केदारनाथ शास्त्री के बाद से लेकर अब तक जनता के बीच में बने हुए हैं। उनकी मजबूत दावेदारी को उनके प्रबल विरोधी भी कोई नकार नहीं सकता। यहाँ तक स्थिति ये हो गई है
कि कांग्रेस भी, विरोधी पार्टी कांग्रेस भी उनको प्रलोभन दे रही है कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ लीजिए। एकमात्र ऐसे उम्मीदवार जिन्हें जनता, हजारों कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं, और जो लोग चुनाव लड़ने चाह रहे हैं वहाँ के लोगों का ये मानना है कि कुलदीप रावत ही आम जनता के बीच में दिखाई देने वाले दुख दर्द में अधिकांश युवाओं। तो ये चीज़ हैं भारतीय जनता पार्टी में। आशा नौटियाल, चंदी प्रसाद भट्ट और कुलदीप आज़ाद जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन महामंत्री के सहायक रहे, इस क्षेत्र के निवासी हैं। भले ही जनता में भले चर्चित न हो, पर भाजपा के आला नेताओं के बीच में उनका नाम बड़े दमखम से लिया जाता है। आज़ाद और उसके बाद कुलदीप रावत और अजय कोठियाल, यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ टिकट चाहे कितने भी सर्वे कर ले भाजपा ने ये आला नेतृत्व, टिकट का जो निर्णय होगा वो दिल्ली में बैठे आला कमान मोदी और शाह करेंगे। शाह ही निश्चित करेंगे कि ये टिकट किसको दिया जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री धामी से लेकर तमाम मंत्रियों को केदारनाथ में डेरा जमाने के लिए कह रखा है, और वहाँ पे अनेक घोषणाएं की जा रही। और इन लोगों को चाहे कितने पर्यवेक्षक नाम भेज दे, क्या कर दे, यहाँ से जो दिल्ली से नाम जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी कुर्बत नहीं है। केवल कुलदीप रावत को छोड़ के कोई उफ भी करे जिनके अपने वोट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का हस्र खुद आशा नौटियाल जो इस समय दावेदार हैं, उन्होंने देख लिया है कि जनता तीसरे नंबर पर फेंक देती है। तो ये चीज़ें बहुत मजबूती से उठ रही हैं। और वहीं कांग्रेस में जो एकमात्र उम्मीदवार हैं वो हैं मनोज रावत, जो पूरे प्रदेश के हकूक़ों के लिए जो एक जनप्रतिनिधि में होना चाहिए, उसे विधान, प्रदेश के भूत वर्तमान भविष्य कोई नीतियों को सुधारने का जिसमें स्पष्ट दृष्टिकोण है, वो मनोज रावत है। साफ छवि के नेता हैं, परंतु एक वर्तमान नेताओं की तरह नौटंकी नहीं करता है, इसलिए वो जनता में अधिकांश भले ही प्रबुद्ध लोग सारे उनको सराहते हैं, और वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। जिस प्रकार से मनोज रावत ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गैरसैंण विधानसभा सत्र में जो उत्तराखंड की ज़मीनों को उन्होंने वहाँ पर भू कानून बनाने का काम किया, उस भू कानून, उस ज़मीनों को बेचने के लिए खुला छोड़ा, उसका प्रबल विरोध अगर विधानसभा में बहुत नीतिगत ढंग से किसने किया तो मनोज रावत। प्रदेश की जनता भी चाहती है कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि विधानसभा में रहे, परंतु जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए हर समय उपलब्ध होने के लिए और उनकी जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम भी जनप्रतिनिधि का होता है। इस मामले में दोनों प्रत्याशी मनोज रावत हो या ये अपने कुलदीप रावत हों, दोनों ही जनता की नज़रों में भी इस समय के श्रेष्ठ प्रत्याशी हैं। वैसे कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक मनोज रावत के अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सचवाण और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कहीं से भी चुनाव लड़ने का दमखम कर सकते हैं। उनके अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक अपने साथ हैं, उन्हें पार्टी एक सहायक रहती है, वो उनका चेहरा बड़ा हो जाता है। विवाद, तमाम अच्छाई और बुराइयों का जनता में उनके साथ काफ़ी टकराव है। जनता ही नहीं, अधिकांश पार्टियों के नेता, उनकी खुद की पार्टी इस समय कांग्रेस में है, वैसे वो भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए नेता हैं। कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में और उत्तर प्रदेश में पहले सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष से लेकर छात्र नेता रहे
और विवादस्त रहे। हर विवादों में के हरक सिंह का जमीन पे काम करने में हरक सिंह का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक दिल्ली में अधिकांश ऐसे लोग जो हैं जो सत्ता के दाएं बाएं घूमते हैं, उनका कहना ये है कि हरक सिंह जैसा नेता उन्होंने काम कराने का, वो गोलियां नहीं देते हैं अपितु आश्वासन। परंतु जो नेतृत्व उत्तराखंड में आज जरूरी है उसमें हरक सिंह रावत कहीं भी खड़े नहीं उतरते हैं। हरक सिंह रावत न केवल विवादों में ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स इत्यादि विवादों में घिरे रहते हैं, अपितु जनता के बीच में भी वो एक आदर्श छवि के लिए नहीं माने जाते हैं। लोकोपवाद, हालांकि उन्होंने बसपा में रहते हुए आंदोलन के संगठनों में भी हमारे साथ, वो जनता संघर्ष मोर्चा में संयोजक रहे, उस समय में महासचिव था यहाँ दिल्ली में, राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर का नेतृत्व करते। भले ही वो हमें छोड़ के उसका विवाद कांग्रेस में, वो बसपा में चले गए, तो हमारे संघर्ष को कोई विराम नहीं लगा, निरंतर संघर्ष करते रहे। हाँ, समापन के दिन अवश्य 2000 को हरक सिंह से लेकर केदार सिंह रावत से लेकर यहाँ पे बच्ची सिंह रावत, उस समय भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार में राज्य मंत्री थे, सतपाल महाराज से लेकर तमाम लोगों ने 2000 को जो 16 अगस्त को जो जंतर मंतर में ऐतिहासिक समापन हुआ था, इस आंदोलन को भारतीय इतिहास के पहले अध्याय के रूप में, कि एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में राज्य निर्माण के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबा जीवंत संघर्ष अगर किसी राज्य के लिए किया गया, देश की राजधानी को आंदोलन किया गया, वो उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में, जो उत्तराखंड संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा से उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम परिवर्तन के संघर्षों से चला, जैसे लाल किला रैली से लेकर तमाम सैकड़ों रैली, धरना, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, सारे सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी सारे नेता इनके से डर के भागते थे। ऐसे संगठन में भी चंद महीनों के साथ रहने पे हरक सिंह उसके बाद बसपा में गया। उन्होंने रुद्रप्रयाग से लेकर चंपावत, बागेश्वर ये जनपद भी बनाए, कई तहसीलें बनाई। वो कहते थे कि जो काम मैं कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में खुद राज्य मंत्री होते हुए नहीं करा पाया, वो मायावती के पास बैठकर केवल एक कोरे कागज में खाली ये नाम लिखने से, उसी पे शासनादेश जब हुआ तो वो भौचक के रह गए काम करने का तक। वो उन्होंने पूरे बसपा को उत्तराखंड में खड़ा करने का काम किया। उसके बाद वो फिर कांग्रेस में शामिल हुए, मंत्री रहे भी, फिर भाजपा में शामिल हुए, फिर अभी चुनाव में, पिछले चुनाव में उनका अमित शाह के तमाम पुचार के बाद भी, मनहाने के बाद भी वो कांग्रेस में गए। उसके बाद उन पे भी कई बार छापे और उनके इतने विवादस्त काम रहे। इसलिए हरक सिंह कहीं भी चुनाव को जाकर उसमें पूरे दमखम से लड़ते हैं, परंतु उत्तराखंड के लिए एक आदर्श नेता जो चाहिए थे परमार की तरह, वो हरक सिंह नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में वो नेता चाहिए जो भ्रष्टाचार से लड़े, व्यभिचार से लगे। जो तिवारी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और व्यभिचार उत्तराखंड के में राजनीति का शिष्टाचार बन गया, वहाँ से नींव यहाँ की खत्म हुई और आज उत्तराखंड देश के सबसे इस प्रकार के अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का और घुसपैठियों का अभयारण्य बन चुका है। और यहाँ पे घुसपैठी इस प्रकार से हो रहे हैं कि उत्तराखंड की शांतवादियों की शांति आज भंग हो चुकी है और उत्तराखंड सरकार उन पे अंकुश लगाने की जगह नए नए नोटंकी कर रही है। जनता मांग रही है गैरसैंण राजधानी, जनता मांग रही है भू कानून 1950 के स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र, जनता मांग रही है पर्वतीय क्षेत्रों को शेड्यूल 5 में डालने की बात कर रही है, 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ डालने की बात कर रही है। परंतु जनता मांग कर रही है यहाँ पे जो अपराध को अंकिता भंडारी से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की बात करें।
जनता मांग रही है यहाँ के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने की, परंतु जो डबल इंजन की सरकार है या पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार है, वो अपने मंत्रियों, अपने प्यादों से लेकर को ही पोषित करने की किस प्रकार से कृत्य किया। वहाँ की जनता युवा निराश हैं। जिस प्रकार से एम्स में भारतीय ये ऋषिकेश में बनाया गया एम्स, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बनाना चाहिए था, वहाँ न बनाकर ऋषिकेश में बनाया गया। और वहाँ भी जो भर्तियाँ की गई, एक भर्ती इतनी विवादस्थ रही कि राजस्थान के 700 के 700 राजस्थान के रखे। अभी डाक विभाग में जो भर्तियां हुई उसमें पंजाब, हरियाणा के और इन लोगों को डाकिये की तरह की नौकरियां दी गई वहाँ डाक विभाग। तो उत्तराखंड के स्थानीय जनता कहाँ जाएगी, बेरोजगार कहाँ जाएंगे, उनको रोजगार कहाँ मिलेगा। चारों तरफ निराशा है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाखों करोड़ों रुपये जो विकास के पैसे हैं उसको विज्ञापनों में अपनी छद्म छवि बनाने में लगी हुई है, पानी की तरफ बहा रहे हैं, जिसके कारण कभी ये जोशीमठ और उत्तरकाशी जैसी त्रासदी होती है जो जिसके इनके कुनीतियों के कारण कभी हल्द्वानी जैसा भयानक प्रकरण होता है। दोनों पार्टियां जिस प्रकार से अपने सत्ता की बंदर बांट के लिए उत्तराखंड में घुसपैठियों का अड्डा बना रही है, कुशासन दे रही है, वहाँ की नौकरशाही इस प्रकार से बेलगाम हो गई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड के संसाधनों की, जमीनों की बंदर बांट के, अगर उस पर श्वेत पत्र निकला जाए तो उत्तराखंड की कोई मजबूत सरकार आए, इनसे वापस लिया जाए, तो इसके आंकड़े ही इन सभी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेताओं से लेकर तमाम राजनीति और नौकरशाही में जितने हैं उनको बेनकाब कर देगी। तो ये बातें ये चल रही हैं उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में। और ये कैसे होगा उत्तराखंड में, इस प्रकार से राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला उत्तराखंड की जनता, ये केदारनाथ की जनता 20 नवंबर को करेगी। इस प्रकार के विषयों को उठाने वाले नौजवान केवल मनोज रावत जैसे दिखाई दे रहे हैं, परंतु जनता के बीच जनसेवक के रूप में जहां ये अपने एक प्रत्याशी महत्वपूर्ण हैं कुलदीप रावत, वो मजबूती से दिखा रहे हैं कि वो दिखाते हैं कि चाहे पार्टियां टिकट न दे। जिस प्रकार से टिहरी लोकसभा सीट में हमने देखा बॉबी पंवार ने राजनीतिक पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए, तो इस प्रकार से कोई आदमी, सक्षम आदमी, धन बल से संपन्न हो, जन बल से संपन्न हो, जन सेवा करना चाहता हो, वो अगर अपनी विधानसभाओं में उठे, जनसेवा करें, तो तस्वीर बदल सकती है, उत्तराखंड की तकदीर बदल सकती है। निराशा इस बात की है उत्तराखंड में चंद ही ऐसे लोग हैं कि जिनकी जो उत्तराखंड को परमार की रूप से जिनका चाल चरित्र और चिंतन सही हो, उसमें मनोज रावत हो सकता है, परंतु जनता के बीच में पकड़ कांग्रेस पार्टी का जो इतना घिनौना चरित्र रहा, पूरे ढंग से अंध तुष्टिकरण का रहा, उसका भी खमियाजा मनोज रावत को उठना पड़ेगा। संगठन में वर्चस्व का जो जंग है, जो चाहते हैं वहाँ की हरक सिंह वहाँ राजनीति में स्थापित हो, जो चाहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार स्थापित हो, जो चाहते हैं दिल्ली के जो ये आका हैं भाजपा और कांग्रेस के, वो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड उनके विकास के नाम पे संसाधन के बंदरबाट में उनका प्यादा बना रहे। जो उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते, वो हिमाचल को भी फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं, परंतु हिमाचल में जनता परमार से लेकर वीरभद्र तक इतनी मजबूत नींव उन्होंने रख दी है कि जिसके कारण वो हिमाचल के खिलाफ कुछ काम नहीं कर सकता है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि उत्तराखंड की किस ढंग से बढ़ेगा, आने वाले 23 नवंबर को इस चुनाव का परिणाम आएगा, इसी के साथ हम इंतज़ार करते हैं कि जनता क्या करवट लेगी, क्या निर्णय लेगी। जय हिंद, जय भारत।